नमस्कार। राजनीति विज्ञान जो यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है अपनी, उसमें जो राजनीतिक परंपराओं का टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, अपना टॉपिक है इसमें इकोलॉजी। पारिस्थितिकीवाद। राजनीति विज्ञान में यदि अपन बात करें पारिस्थितिकीवाद की, तो पारिस्थितिकीवाद अपने आप में कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये बहुत सारी विचारधाराएं जो चल रही हैं, उदारवाद, अनुदारवाद, समुदायवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, नारीवाद, इन सभी विचारधाराओं का एक समुच्चय है, मिला जुला सा रूप है, जो पर्यावरण का हित चाहते हैं या पर्यावरण के बारे में कुछ सोचते हैं। इकोलॉजी की जो अवधारणा है ये 1970 के बाद में पनपी है, जब पर्यावरणीय समस्याएं औद्योगिक क्रांति के बाद में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, कल कारखाने लगे, तो ओजोन परत में जैसे छिद्र देखा गया, ऐसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई कि 1970 के बाद में इसके ऊपर चर्चा की जाने लगी। ये वही दौर है जब पहली बार स्टॉकहोम में पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन होता है। इसके बाद ही भारत में भी आप देखेंगे तो जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट बने हैं वो 1972 में आया है। अपने यहाँ पर टाइगर रिजर्व के बारे में जो कानून बने, टाइगर रिजर्व के लिए जो प्रयास किए गए, वो भी 1970 के बाद में है। पर्यावरणीय कानून की अपन बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में बनता है। यानी ये अवधारणा पनपी है 1970 के बाद में। पहली बात ही ध्यान रखने की है अपने को। अब 1970 के बाद में राजनीति विज्ञान में शामिल हुई। ये कैसे हुआ? कुछ ऐसे राजनीतिक दल उभरे न्यूजीलैंड में, पश्चिम जर्मनी के देशों में, कि उन्होंने ग्रीन आंदोलन नाम देते हुए अपना राजनीतिक दल बनाया। ग्रीन आंदोलन उनकी विचारधारा में शामिल था, इसलिए वर्ड ग्रीन ही आएगा। हिंदी में हरित क्रांति, हरित ये वर्ड आ जाए, ग्रीन रिवोल्यूशन था। तो ग्रीन विचारधारा पर आधारित जो पश्चिम जर्मनी और न्यूजीलैंड में अवधारणाएं, राजनीतिक विचारधाराएं पनपी, तो राजनीति विज्ञान में इसको शामिल किया गया। हालांकि वहां पर इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि आने वाले मुद्दे होंगे ये चुनाव में, राजनीति में, पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े जाएंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को राजनीति विज्ञान को तीन भागों में, इसको इकोलॉजी को तीन भागों में बांटना पड़ेगा अपने को पॉलिटिकल में समझने के लिए। एक तो है मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, तो हिंदी में इनके लिए क्या वर्ड आएगा पता नहीं है, अभी ज़्यादा हिंदी की बुक्स में पर्यावरणवाद के ऊपर इतना डिटेल में दिया भी नहीं है, तो मैंने जो इंग्लिश की, अंग्रेजी की जो बुक्स चलती हैं उनसे ये लेने का प्रयास किया है ताकि इफेक्टिव मैटर आप लोगों तक पहुंच सके। तो एक है मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, एक है सोशल इकोलॉजी, और तीसरा है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी जो आधुनिकता की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका स्टेटमेंट आता है कि प्रकृति अपना संतुलन खुद ही कर लेगी, और जो पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौता है उससे भी वो बाहर हो जाते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसकी, तो एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचने वाली अवधारणा है मॉडर्निस्ट इकोलॉजी। अब बिजनेसमैन तरीके से सोचने वाली विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? राइट विंग, जिनको अपन बोलते हैं दक्षिणपंथी, लिबरलिज्म, उदारवाद। मॉडर्निस्ट इकोलॉजी से संबंधित विचारधाराएं हैं दक्षिणपंथी विचारधारा, उदारवाद, अनुदारवाद या रूढ़िवादी भी इनको बोल सकते हैं, और कंजर्वेटिज्म इनके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है। तो अनुदारवाद, रूढ़िवादी। उसके अलावा पूंजीवाद अवधारणा, जैसे उदारवाद आ गया, वहां पूंजीवाद स्वतः ही आ गया। यदि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, पूछ ले कि इस अवधारणा से संबंधित विचारक कौन है, थिंकर कौन है,
देखिए कोई वैसे तो इनमें मिला नहीं अभी तक कि 1970 के बाद में, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे मॉडर्निस्ट हैं, उदारवादी हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बात की है। क्या बात की है? मॉडर्निस्ट इकोलॉजी वालों का मानना है कि यदि आप पर्यावरण से, ऐसा नहीं है कि आप डाइनिंग टेबल बनाई, पेड़ काट लिया, डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, घर में फर्नीचर बनवाने के लिए एक पेड़ का नुकसान हो गया, तो आपको वो पेड़ लगाना है, आप उसको यूज कीजिए, कोई समस्या नहीं उसमें, लेकिन आपको वो पेड़ लगाना है। यानी विकास संतुलन के साथ हो, ये इनका मानना है। इनकी विचारधारा में शामिल है विकास हो लेकिन संतुलन के साथ, संतुलित विकास के उदाहरण है। यह है मॉडर्निस्ट इकोलॉजी। अब नाम पूछ ले तो देखो, जॉन रॉल्स भी इसकी बात करता है, क्योंकि 1970 के बाद में उसकी बुक आती है जो ए थियरी ऑफ जस्टिस लिखता है, उसके बाद में ही उसकी सारी बुक्स रिलीज होती हैं। और उसकी बुक, जॉन रॉल्स की बुक्स के परिप्रेक्ष्य में या उसकी बुक्स के विरोध में नोजिक भी अपनी बुक निकालता है। नोजिक की बातों की क्रिटिसाइज करने के लिए मैकफर्सन अपने वो लोकतंत्र का पुनरुत्थान करके बुक निकालता है, रिट्रीवल, 1980 के बाद में। तो मेरा कहने का मतलब है कि विचारक पूछ ले इसमें, तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है क्या वो विचारक के समकालीन विचारकों में शामिल है, वो इसका आंसर जाएगा। तो जॉन रॉल्स ऐसी बात करता है, नोजिक भी कुछ हद तक इसकी बात करता है, तो उदारवादी से इसमें शामिल है। इस विचारधारा क्या मानती है कि विकास किया जाए, लेकिन विकास कैसा हो, संतुलित विकास होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं सोशल इकोलॉजी की। ये दक्षिणपंथी विचारधारा है, तो सोशल इकोलॉजी कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट विंग, वामपंथी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा। उदारवाद का बिल्कुल क्रिटिसाइज करने वाला है समाजवाद, जहां पर ये व्यक्ति का हित चाहते हैं। ये विकास की बात क्यों करते हैं? जब इनको ये कहा जाता है कि विकास जरूरी नहीं है, पहले प्रकृति पर्यावरण जरूरी है, तो इनका कहना है इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, तो व्यक्ति इनके मूल में है। मॉडर्निस्ट जो इकोलॉजी है इसमें व्यक्ति मूल में है। यहाँ पर मूल में क्या है? समाज। पहले समाज के बारे में सोचो, तो समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद और अराजकतावादी भी इसमें शामिल है। इसको और अपन ब्रीफली समझते हैं, ये देख लेना आप इधर वाला, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अपन सोशल इकोलॉजी को। देखिए सोशल इकोलॉजी जो अवधारणा है, ये इधर तो आ गई मॉडर्निस्ट इकोलॉजी। सोशलिस्ट इकोलॉजी जो अवधारणा है, मॉडर्निस्ट क्या मान रही थी कि संतुलन जरूरी है। ये लोग मानते हैं कि जरूरी है समाज हित, सबसे पहले समाज हित है। जैसे समाजवाद का भी ये मानना है कि व्यक्ति का विकास समाज के परिप्रेक्ष्य में ही हो सकता है। समुदायवादी भी ये मानते हैं कि व्यक्ति का विकास समाज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, पहले समाज। तो सोशल इकोलॉजी में समाज हित इंपॉर्टेंट है। ये वामपंथी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा के उठे इसमें समाजवादी शामिल है, जिनको कहा जाता है समाजवाद, पारिस्थितिकवाद। समाजवाद, पारिस्थितिकवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, ठीक है, यानी फेमिनिज्म इकोलॉजी या इको फेमिनिज्म। अराजकतावादी इसमें शामिल है। इसमें शामिल है समुदायवादी। देखिए अराजकतावादी, कौन से अराजकतावादी शामिल हैं? दार्शनिक अराजकतावादी शामिल है। कौन से? महात्मा गांधी की यहाँ पे कोटेशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रकृति के पास में इतना है कि वह सबका पेट भर सकती है,
लेकिन एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा नहीं कर सकती है। ये लोग मानते हैं कि जो गांधी जी का सर्वोदय था, सबका उदय की अवधारणा, ये विकेंद्रीकरण पर आधारित अवधारणा है। समाजवाद, ये समाज का हित विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये गांधी जी के स्वराज पर आधारित है, सर्वोदय पर आधारित है कि यदि एक व्यक्ति के पास में जो भारत में जो CSR शुरू किया गया है वो भी कहीं ना कहीं सोशल इकोलॉजी को ही हिट करता है। तो ये कुछ पॉइंट है। वामपंथी हो गया। समाजवाद मानते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहिए, यानी डेस्ट्रॉय पूंजीवाद की, डेस्ट्रॉय कैपिटलिज्म की बात करते हैं। प्रकृति को जो हानि पहुंचाई, जो ह्रास हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी यानी इन पूंजीवादियों के कारण हुआ है। मार्क्स तो सीधा सीधा ही क्रिटिसाइज करता है पूंजीवादियों का। नारीवादियों का ये कहना है कि जो ये प्रकृति को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये पुरुषों के कारण से हो रहा है, पुरुष मानसिकता के कारण हो रहा है। इसलिए जो पैटर्निटी है, पितृसत्तात्मकता है, उसको समाप्त कर दो। अराजकतावादी मैंने बता दी, इसमें दार्शनिक अराजकतावादी मूलतः गांधी जी के विचार शामिल है। तो ये है सोशल इकोलॉजी। आगे आता है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी में क्या है, ये पूर्ण रूप से पर्यावरण को ही सर्वेसर्वा मानते हैं। और ये डीप इकोलॉजी का प्रबल समर्थक है एक अर्नेनेस नाम का विचारक। यानी प्रकृति, पर्यावरण इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें बाद में है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो पर्यावरण के विरोध में हो। जैसे इसमें आप मान सकते हो कि बिश्नोई संप्रदाय जो है अपने जोधपुर का, वो डीप इकोलॉजी में शामिल है, जिन्होंने पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए स्वयं की जान दे दी, लेकिन प्राणों की आहुति दे दी स्वयं की, जिसके लिए दुनिया में एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली में बढ़ता है। इस सिद्धांत पर आधारित है डीप इकोलॉजी। और एकमात्र इसमें जो प्रमुख विचारक हैं वो अर्नेनेस है। और इसमें कुछ ये जंगली जीवों की रक्षा की बात करते हैं, सादा जीवन जीने की बात करते हैं, बिल्कुल पर्यावरणीय तरीके से जीवन जीने की बात करते हैं। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है और कहीं भी आप बुक पढ़ोगे तो आप वहां से इनको, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स पढ़ने से ही, क्योंकि अपन उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो नोट्स पढ़कर के पास नहीं हो सकती हैं, जहाँ पे पूरा एनालिसिस चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आती है कि जब अपन बुक्स पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो बुक्स भी अपने को समझ में नहीं आती है, और जितने पेज अपने को समझ में आते हैं उतने पढ़ लेते हैं, बाकी जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे अपन पेज को पकड़ते हैं और आगे पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा पर्पज यहाँ पर यही समझाने का है कि जब आप कोई भी बुक्स में टॉपिक पढ़ने के लिए बैठें तो बुक्स आपको समझ में आए। ये इकोलॉजी का टॉपिक था, और कुछ दिन या कुछ होगा तो जरूर मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ज़्यादा किसी बुक्स में इकोलॉजी के बारे में डिटेल में ज़्यादा दे नहीं रखा है। ये डिस्क्रिप्शन में से कोई इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं उनमें किया गया है, हिंदी मीडियम की बुक्स में तो डायरेक्ट लिखा गया है पारिस्थितिकी समाजवादी क्या कहते हैं या नारीवादी समाजवादी क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, थैंक्स।